तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल। तो उसका जो फर्स्ट वाला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस बुक के बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न केवल आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बल्कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाई थी, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक वाली। तो उस पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, आपका बहुत अच्छा कह सकते हैं रिस्पॉन्स रहा, जिस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट बुक का वीडियो होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेकेंड बुक का आएगा। तो ये वीडियो अराउंड जैसे कोई 2-3 बजे, 2:30 तो अभी बज रहे हैं। ठीक है, अराउंड मान के चलिए एक जैसे ये वीडियो बन जाता है आधे घंटे का आसपास का ये वीडियो होगा। ठीक है, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो सेकंड बुक का जो वीडियो है वो आपको हो सकता है रात तक देखने को मिले, तो उसका भी इंतजार आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जो फर्स्ट बुक से आपका सेकंड टर्म में जो चैप्टर आ रहा है वो केवल 3 चैप्टर आ रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है छठा चैप्टर द्वितीय क्रियाएं वाला, दूसरा आ रहा है आपका तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, और जो चौथा है आप तीसरा है आपका वो परिवहन एवं संचार। तो ये 3 चैप्टर आ रहे हैं बच्चों आपके सेकंड टर्म में, यानी कह लीजिए जो आपका प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो इन तीनों चैप्टर से आएंगे और जो सेकंड बुक के चैप्टर से उनसे आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो आपका फर्स्ट बुक आ रहा है वो टोटल 15 नंबर का आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। देखता हूँ ये फर्स्ट बुक का वीडियो है, इस पर कितना ज़्यादा लाइक आता है। 100 से ज़्यादा लाइक तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, इस बार लाइक का एम रखते हैं 200 प्लस लाइक। पिछली बारी मैंने 100 प्लस लाइक का एम रखा था तो आपने कंप्लीट कर दिया था। देखता हूँ जियोग्राफी के बच्चे कितना ज़्यादा मतलब एक्टिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है आपके लिए, सारा का सारा आपकी सपोर्टिंग मटेरियल से लिया है, क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है सीबीएसई का कि जो भी आपका जियोग्राफी का पेपर बन के आता है, न केवल प्री बोर्ड बल्कि बोर्ड एग्जाम भी, ठीक है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस का हिस्सा आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है उसमें से एज इट इज लिया जाता है। ठीक है ना, तो इतने कम टाइम में भी मैंने जो है सो की कोशिश किया आपको कुछ देने का। तो सारा का सारा जितना भी क्वेश्चंस लिया है सपोर्टिंग मटेरियल, आपकी जो इस साल का नया सपोर्टिंग मटेरियल है, लेटेस्ट सपोर्टिंग मटेरियल, उसके अंदर से लिया है। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छोटे पैमाने के उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि जो छोटे पैमाने का उद्योग होता है, एक तरह से फैक्ट्री होता है, तो उसकी 3 विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। 3 विशेषताएं बेसिकली बताना है। और देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर घुमा करके पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है आपसे कि छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या अंतर है। ठीक है ना, या तो ऐसे पूछ सकता है कि छोटे पैमाने के उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए, या छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग जो है उनमें अंतर बता सकता है, मतलब पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, आपका जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, निर्माण स्थल। इस प्रकार के उद्योग में इस निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो निर्माण का स्थल है जहाँ पर उस चीज को निर्माण किया जा रहा है किसी भी चीज का, तो इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। ठीक है, पहला ये लिख देंगे आप। दूसरा है कच्चा माल। इसमें क्या होता है कच्चा माल, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, जो भी रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक अमूल दूध की कंपनी है, आप अमूल दूध तो यूज करते ही होंगे। ठीक है, तो वो अगर कच्चा माल प्राप्त करना चाहे तो अपने स्थानीय लोगों से, जो उसके स्थानीय स्तर पे जो गाय से या भैंस से दूध निकालते हैं, उनसे प्राप्त कर सकता है। देन उसको पैकिंग कर सकता है और बेच सकता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं
इसमें स्थानीय तौर पे जो कच्चा माल है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा चीज आप लिख देंगे छोटे पैमाने के उद्योग में कि रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़े। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ये चीजें बहुत सुनी होंगी कि किसी गांव में पापड़ बेचने के लिए कई सारी औरतें इकट्ठा हुई, उन्होंने पापड़ बनाया और उस पापड़ को बेचा। ठीक है ना, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर आ जाएगा। लिज्जत पापड़ के बारे में आपने खूब सुना होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इसके अंदर अगर छोटे पैमाने के उद्योग जब बनते हैं, खड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर जितने भी व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है। ठीक है, उनको मतलब क्रय शक्ति वगैरह उनकी बढ़ती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और देखिए, जियोग्राफी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको हिस्ट्री या पॉलिटिकल की तरह ज़्यादा कहानी बना करके नहीं लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो तो कहानी बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इनसे अलग भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो एनसीईआरटी को आधार बना करके आपके मन में आ रहा है। उसके बाद आते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप कि उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योगों के अंदर अगर हम बात करें तो उत्पादन होता है जो विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें होती हैं, और कुशल श्रमिक जो होते हैं, स्किल्ड लेबर जिसको कहते हैं, उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे एक फ़ोन को बनाना है या असेंबल करना है, फ़ोन के पार्ट पुर्जे तो आ गए हैं, लेकिन उस फ़ोन को बनाना है, असेंबल करने का मतलब वही है कि जोड़ना है उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, यानी कि जिसको हर एक पार्ट पुर्जे की नॉलेज है कि कैमरा कहाँ लगेगा, स्पीकर कहाँ लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है सो कि उसका फिंगरप्रिंट वाला कहाँ लगेगा, तो हर चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो उसीलिए वहाँ बोला है कि उत्पादन के लिए कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है बड़े पैमाने के उद्योगों में, और इसमें हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें लगती है। ठीक है ना, यानी विकसित प्रौद्योगिकी लगती है। अब देखिए, आदमी तो अपना पूरा काम कर देगा, लेकिन मशीनें भी तो अपना काम करेंगी ना। वो मशीनें क्या है, हाई टेक्नोलॉजी वाली होंगी, तो चेक करेगी भाई कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, कहीं फोटो खींच रहा हूँ तो अटक तो नहीं जा रहा है फोटो। ठीक है, कहीं फिंगरप्रिंट लगा रहा है तो फिंगरप्रिंट काम तो नहीं कर रहा है, जैक तो खराब नहीं है इसका। तो इसीलिए जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उसके अंदर जो है सो कि उत्पादन के लिए, यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए विकसित टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, एक स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। अब जब बड़े पैमाने का उद्योग है, जाहिर सी बात है कोई भी सामान को बड़े स्केल पे बनाएंगे और बड़े स्केल पे बेचेंगे। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये दूध के भी जो काम होते हैं, जैसे अमूल दूध, तो ये एक बड़े पैमाने के उद्योगों में आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े पैमाने पे बनाया जाता है और पूरे भारत देश में बेचा जाता है, न केवल भारत, ये भारत से बाहर भी बिकता है अमूल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है, जो भी चीज़ बनाया जाता है उसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है इसके अंदर। यानी कि जाहिर सी बात है, बड़ा पैमाने का उद्योग है, ठीक है ना, बड़ी फैक्ट्री है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होगी। और क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों की ज़रूरत होती है, और पूंजी यानी कि पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या फ़र्क होता है और बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है कि स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई बोर्ड 2012 के पेपर में आ रखा है ये। तो देखिए, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्वच्छंद उद्योग होता है, ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, और अलग अलग कंडीशंस में पाए जाते हैं। ये उद्योग जो होते हैं ना, किसी भी खास टाइप की कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। यह उद्योग क्या होता है, संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, इनमें मतलब इस उद्योग में जो भी सामान बनता है वो कम मात्रा में बनता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास लेबर की ज़रूरत नहीं होती है,
और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, तो ये स्वच्छंद उद्योग कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, यानी आधुनिक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी जिसके अंदर मतलब यूज किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर भी किसी भी चीज का विनिर्माण हो रहा है, तो उसकी जो है सो कि आपको क्या करनी है, प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो देखिए आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो कि इस प्रकार से आप ले सकते हैं। कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कि आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की हो, जैसे कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं उसमें जो बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की वस्तुएं हैं, ठीक है, उसमें कारीगर होते हैं। आपने लोकल लेवल पे भी सुना होगा कि भाई ये तो इस चीज़ का कारीगर है, ये तो इस चीज़ का कारीगर है। ठीक है, तो कारीगर का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक फ़ोन की फैक्ट्री है, मोबाइल फ़ोन जहाँ पर असेंबल होता है या मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक आदमी जो है सो कि कैमरे को उसके स्थान पे लगाता है, तो वो आदमी कैमरा ही लगाएगा, वो स्पीकर नहीं लगाएगा उस फ़ोन का, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है कैमरा लगाने के लिए। अब एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे आप, तो कान तो आपका चेक करेगा नहीं, वो डेंटिस्ट तो आपका दांत ही चेक करेगा ना। तो उसी प्रकार से जो कौशल का विशिष्टीकरण होता है उसके अंदर जो कारीगर होता है वो एक निर्दिष्ट कार्य के लिए ही प्रशिक्षित होता है, यानी कि एक ही काम उसको करना होता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। हम क्या देख रहे हैं, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाला जो विनिर्माण होता है उसकी कुछ विशेषताएं देख रहे हैं। विशेषताओं के अंदर अच्छी चीजें भी बुरी चीजें दोनों लिख सकते हैं आप। उसके बाद है आपका यांत्रिकरण, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात हो रहा है कि यांत्रिकरण से तात्पर्य है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मशीन का प्रयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यांत्रिकरण की विकसित अवस्था है। कहने का मतलब यह है कि आजकल के जो उद्योग है उसके अंदर हम लोग मशीनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और आधुनिक उद्योग स्वचालित यांत्रिकरण की विकसित अवस्था है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो फैक्ट्रियों में जो मशीन यूज हो रहा है ना, वो क्या है, स्वचालित है, यानी कि खुद से वो काम कर सकती है। एक तरह से कह लीजिए कंप्यूटराइज्ड है। उसके बाद निर्देश दे दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए, तो वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा। तो उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि आज के टाइम पे यानी आधुनिक उद्योग जो है, आज के टाइम का जो फैक्ट्री वगैरह लगता है वो स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। ठीक है ना, पहले भी मतलब मशीनें होती थी, लेकिन आज के टाइम पे अपग्रेड हो गया है। तो वही बोल रहा है विकसित अवस्था में वहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बातें बताई गई हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी कि आधुनिक उद्योगों में नई तकनीक, ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण व अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। ठीक है ना, यानी कि प्रौद्योगिकी का नवाचार हुआ है, आधुनिक उद्योगों में नई तकनीक, ज्ञान, इन सब चीज़ों को लाया गया है। इससे क्या है, अच्छी तरह से कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद बोला गया है संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। इसमें बोला गया है कि इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा, बड़ा पूंजी का निवेश, अधिक कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है। ठीक है ना, इस तरह से कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसार में हथकरघा उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई बोर्ड 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका। हथकरघा उद्योग में क्या होता है, इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, यानी कि जिनके पास कुछ खास स्किल नहीं है उनको भी ये क्या करता है, रोजगार देता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत सूत की कटाई, बुनाई आदि का कार्य होता है। देखिए हथकरघा उद्योग से आपको मतलब सीधा सीधा यहाँ पर एक आइडिया लग रहा होगा कि हाथ से होने वाली चीज़ें। अब कोई काम हाथ से अगर हो रहा है तो उसमें इतना आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वो उसी के बारे में यहाँ पर बातें बोल रहा है। और मैं यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चंस बता रहा हूँ बच्चों, आपको छोटे क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। ठीक है,
तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब आज चलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन मेरे को ये लगा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अंकीय विभाजन क्या है और किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार परिलक्षित होता है। सीबीएसई बोर्ड 2014 और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्या होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तब सभी देशों की समान पहुंच नहीं है, मतलब सूचना और संचार और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी वगैरह पे सारे देश जो है समान रूप से उनके पास अवेलेबल नहीं है। गरीब देशों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अमीरों के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। तो उसी बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पीछे रह गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। वही चीज़ है कि कोई भी सूचना का टेक्नोलॉजी है, संचार का टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, यानी कि जैसे कम्युनिकेशन का नहीं होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं तो ये क्या है, आपका संचार का ही एक माध्यम है, कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है कि ये सभी देशों के पास समान रूप से नहीं है। आज भी देखेंगे तो गरीब देश जैसे अफ्रीका जैसे जो हमारा द्वीप है, महाद्वीप, तो वहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंदर सभी देशों के पास जो है इंटरनेट का एक्सेस भी आज के टाइम पे नहीं है। आप भारत में हैं, भारत में ही ले लीजिए, कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी इंटरनेट पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो इसी के बारे में बता रहा है कि विकासशील देशों के पास जो है सो कि इन सब माध्यम यानी टेक्नोलॉजी वगैरह कम है और विकसित देशों के पास ज़्यादा है। इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ बोला गया है कि किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार परिलक्षित होता है, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नीचे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर में क्यों कहा जाता है, या फिर इसको इस तरह से पूछेगा कि चतुर्थ सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए चतुर्थ सेवाएं यानी कि चतुर्थ एक तरह से कह सकते हैं क्रियाकलाप। चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। इसमें बोला गया है कि प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टर से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। एक ही प्रकार का काम तृतीय या चतुर्थ दोनों में हो सकता है, जैसे अध्यापक भी आ सकता है चतुर्थ में और तृतीय में श्रेणी में होते हैं, किंतु यदि अध्यापक नवीन शिक्षक पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थ में शामिल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि टीचर अगर नॉर्मली पढ़ा रहा है तो ठीक है, वो तृतीय में आ गया, लेकिन वही टीचर अगर कोई आविष्कार कर देता है, ठीक है ना, अच्छा खासा पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गया, आविष्कार कर दिया, तो वो चतुर्थ में भी आ गया, रहा तो टीचर ही ना वो, ठीक है ना। पहले टीचर फिर साइंटिस्ट भी एक तरह का टीचर ही होता है जो पूरी दुनिया को अपना आविष्कार सिखाता है। खैर, तो ये हो गया आपका चतुर्थ क्रियाकलाप। कई बार पूछ लेता है आपसे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये ध्यान से देखिए, ये ग्रामीण विपणन केंद्र और शहरी विपणन केंद्र वाला क्वेश्चन है। कितने तरह से घुमा करके आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं दिखाना, देखिए हाईलाइट करने वाला आज माउस से जितना हो सकता है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, हाईलाइट नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। और पेन टैब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही पेन टैब वगैरह आ जाएगा तो कोशिश करूँगा जितना और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। खैर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण विपणन केंद्र की 3 विशेषताएं बताइए। इसी क्वेश्चन को अथवा में पूछा है कि नगरीय बाजार केंद्रों में अधिक विशिष्टीकरण नगरीय सेवाएं मिलती हैं, 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। वही ग्रामीण और शहर नगरीय विपणन केंद्रों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। उसके बाद बोल रहा है कि विश्व के ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों के लक्षणों की तुलना 3 बिंदुओं में कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि फुटकर व्यापार का क्या अर्थ होता है, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। ये कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 में आ चुका है। तो देखिए साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है और शहरी विपणन केंद्र या नगरीय विपणन केंद्र कह लीजिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र और ये होता है नगरीय विपणन केंद्र। तो ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है, ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों को
निकटवर्ती बस्तियों को कह लीजिए या उनका पोषण करते हैं। और नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है, ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रामीण के बारे में बताया है कि ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद नगरीय के लिए बोला है कि ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये सीमित मात्रा में चीज़ें अवेलेबल कराता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल कराता है, और वो भी नगरियों के लिए, ठीक है, शहर में रहने वाले एक तरह से लोगों के लिए। उसके बाद है आगे कि इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ पर बोला है नगरियों के लिए कि ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करता है। उसके बाद बोला है ग्रामीण विपणन केंद्र के लिए कि यह केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ये बोला है नगरीय वाले में कि ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, ठीक है ना, मतलब कंसल्टेंट जो होता है आपका, उसके बाद चिकित्सक, डॉक्टर वगैरह, इन सब की सेवाएं भी प्रदान कर सकता है जो आपका नगरीय विपणन केंद्र वाला है वो। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। उस चैप्टर के जो है सो कि यानी कि द्वितीय क्रियाएं वाला चैप्टर और तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं क्लाब वाला जो चैप्टर है आपका, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब रह गया हमारा परिवहन एवं संचार, 6 नंबर का ये चैप्टर आएगा आपका टर्म 2 में, ठीक है। तो इस चैप्टर के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर से निकलते हैं आपके, तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। देखिए इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर क्यों है, स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सड़क परिवहन जो होता है ना, उससे व्यक्ति या वस्तु को घर तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही ला सकता है। यानी कि जो सड़क परिवहन होता है, सड़क के मार्ग से आपने देखा होगा कई बार आप गांव जाते होंगे तो बस के माध्यम से आप गांव जाते हैं, तो बस चलता किस पे, सड़क पे, ठीक है। तो बस आपको क्या करता है, घर तक पहुंचा के जाता है, क्योंकि सड़क तो आपके घर घर तक बनी हुई है आज के टाइम पे ज़्यादातर जगहों पे, ठीक है। तो सड़क परिवहन के बारे में वही बोल रहा है कि सड़क परिवहन व्यक्ति या वस्तु, ये चाहे आदमी भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, उसको घर तक पहुंचाता है। लेकिन जबकि रेल जो मार्ग है वो घर तक नहीं जाता है, ठीक है ना, वो तो रेलवे स्टेशन पे जाएगा, वहां से फिर गाड़ी उड़ी लो अपना घर जाओ। तो इसीलिए सड़क परिवहन को अच्छा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आए, थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि सड़कों का निर्माण पहाड़ी व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है। आप देखेंगे तो लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी आज सड़क बन रहा है। बीआरओ जो है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा काम कर रहा है। तो वही बता रहा है कि सड़क जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी बना सकते हैं, दुर्गम जो बहुत दिक्कत देने वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, पथरीले क्षेत्र, वहाँ पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन रेल मार्ग जो है उसका निर्माण ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा सकता। ज़्यादा ऊपर बनाएंगे तो ट्रैक का गिरने का खतरा रहता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती है, तो ये एक दिक्कत है, इसलिए सड़क परिवहन अच्छा होता है, ठीक है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग ही प्रयोग किए जाते हैं। इनकी छोटी छोटी दूरियां, अगर आपको 1 किलोमीटर का फासला तय करना है तो सड़क मार्ग बेहतर है। वहाँ पर ट्रेन थोड़ी नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से आपके बाजार यानी आपका बाजार वगैरह या आपके स्कूल जाना है, तो आप ट्रेन थोड़ी ना पकड़ेंगे। हाँ, आपके पास स्कूटी है, बाइक है, बुलेट है, तो आप आराम से ठक 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 चालू कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए हमारा क्या होता है, सड़क परिवहन बेहतर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो बोला गया है कि विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप इसकी खासियत बता रहे थे, अभी आप इसकी नुकसान बताने पे आ गए। तो देखिए बच्चों, सड़क परिवहन के अगर आपसे खासियत यानी कि विशेषताएं पूछेगा, लाभ पूछेगा, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर नुकसान पूछेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आता है बच्चों को। तो वही समस्याएं क्या है सड़क परिवहन के, तो उनको समझ लेते हैं। देखिए सड़कें प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा खराब मौसम दशाओं में अनुपयोगी होते हैं, लेकिन रेल मार्ग अगर आप देखेंगे तो भाई कैसा भी मौसम आ जाए, ट्रेन तो खैचम खैच चलता ही रहता है भाई। उसके बाद अगला कि यातायात की मार्ग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता, फलस्वरूप सड़कों पर दबाव बढ़ता जाता है। आप देखेंगे यातायात मार्ग पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि सड़कें तो सीमित है ना भाई, तो उस पर दबाव बहुत पड़ता है, ठीक है, दिक्कत परेशानियां आने लग जाती है। उसके बाद बोला गया है कि सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कहीं आप रोड वगैरह बना रहे हो तो खर्चा तो तगड़ा आएगा ही आएगा, तो ये भी एक दिक्कत की बात है।
ठीक है। तो ये 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है कि पनामा नहर, सुएज नहर और पनामा नहर जो है कई बार पूछ लेता है। इसके अलावा देखेंगे तो बाह्य स्रोतन पूछता है आपसे कई बार, ठीक है। इस तरह से जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना इस वीडियो में, ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और इसको आप बना करके जल्दी उत्तर नहीं दे पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को एक्सेप्शन मान लिया जाए तो। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे, आप बना करके भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और ऐसे क्वेश्चंस लगे जिनको आप बना करके नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है, क्योंकि टाइम कम है, कल ही आपका प्री बोर्ड है, उसके बाद बोर्ड्स आएंगे आपको, ठीक है, तो इसलिए। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए। कई सारी बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है, हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, पेपर CBSE बनाता है। मैं केवल आपकी मदद के लिए, कि जिन बच्चों ने अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता हूँ। यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा वीडियो लाता हो, बहुत कम लोग लाते हैं ऐसा, अगर लाते भी होंगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो से दो तरह के बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो रामबाण वाले वीडियो है, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका मार्क्स और ज़्यादा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, हो सकता है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस ना आए, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाता हूँ। प्रीवियस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपका पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड अभी गुजरा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट ले लीजिए या इवनिंग शिफ्ट ले लीजिए, आधा पेपर, दोनों शिफ्ट का बता रहा हूँ, आधा पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे दिए हुए क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको बताए थे, सेम टू सेम डिट्टो छप करके आ गए थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा, बस शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, और हाँ लाइक भी कर दिया कीजिए, मोटिवेशन बढ़ता है। खैर चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा गया है कि पनामा नहर ने दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका को किस तरह प्रभावित किया है, ये स्पष्ट करें। पनामा नहर की विशेषताएं भी बताइए। सुएज नहर और पनामा नहर आता है, तो पहले पनामा नहर देख लेते हैं, फिर सुएज नहर के बारे में भी देखेंगे। इसी क्वेश्चन को अथवा में पूछा है आपसे कि पनामा नहर की विशेषताएं बताइए। फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि पनामा नहर ने दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, स्पष्ट करना है आपको। इस क्वेश्चन को फिर से इस तरह से पूछ सकता है कि मनुष्य निर्मित महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताएं जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। देखें एक क्वेश्चन को कितने घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है। CBSE बोर्ड 2009 और 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में भी आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर बहुत ईजी है, बस समझने की देर है। CBSE बोर्ड 2010 में भी आया है, मेरे टाइम पे भी आया था क्वेश्चन। तो देखिए नहर की विशेषताओं को लिखिए, तो वही पनामा नहर के बारे में बोल रहा है कि देखिए पनामा नहर जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी ये है नहर। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिमी स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी तरह पश्चिमी यूरोप एवं जो हमारा ये अमेरिका है उसके पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। उसके बाद बोला गया है दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो जाता है। उसके बाद बोला है कि यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक हुई है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कह लीजिए लाइनें हैं, आंसर है आपका। इनको आपको याद करके जाना है और एज इट इज लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चाहे ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है, आप लिख दीजिएगा। और हाँ क्वेश्चन जो आएगा ये वाला बड़े में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, चाहे 3 नंबर में या 5 नंबर में, जितने नंबर का भी आपका पेपर का क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखिए सुएज नहर के बारे में बोल रहा है। हमने अभी पनामा नहर पढ़ा, अब सुएज नहर के बारे में देख लेते हैं। सुएज नहर पर टिप्पणी कीजिए। एक क्वेश्चन को इस तरह से बोल सकता है कि मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर की कोई
4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2010 में 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि सुएज नहर की विशेषताएं बताइए, ये लिखिए सिंपली। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि सुएज नहर की विशेषताएं जो कि निम्नलिखित है। पहला, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। दूसरा, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिख गया। तीसरा, यह नहर 180 किलोमीटर लंबी 11 से 15 मीटर गहरी है। चौथा, इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तर महासा अंतरित मार्ग की तुलना में कम हुई है। यानी कि जो ये नहर है ना, इससे यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी जो है वो कम हुई है इस जो है मार्ग की तुलना में। जो आपका उत्तर महासा अंतरित मार्ग है ना, ये एक रास्ता है, इसकी तुलना में अगर आप सुएज नहर का इस्तेमाल करते हैं तो दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप इनके बीच की दूरी कम हुई है। उसके बाद बोला गया है कि इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान का आवागमन करते हैं। यानी कि 100 बड़े बड़े शिप्स आते हैं जिनमें लाखों करोड़ों टन माल लोड करके ले जाया और ले आते हैं उधर से। उसके बाद बोला गया है नील नदी से नौगम में ताज़ा पानी की जो नहर है वो भी सुएज नहर से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट है। 6 में से अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 नंबर का, तो इस हिसाब से आप इसमें से पॉइंट याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, राइन नदी जलमार्ग वाला। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके पेपरों में, तो ध्यान से समझिए। राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। क्यों है, मतलब आपको बताना है। कोई 3 कारण बताइए। सीबीएसई बोर्ड 2013 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दिल्ली में। उसके बाद देखिए, राइन नदी जलमार्ग जो है विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। क्यों? उत्तर है कि यह यूरोप, पहला पॉइंट है कि यह यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्र से गुजरते हुए कह सकते हैं परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। एक पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तीसरा, प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक पोत इस मार्ग से वस्तुएं एवं जो संपत्तियों यानी कि चीजें हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। देख रहे हैं, प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान जो होते हैं, सोच लीजिए आप। उसके बाद बोला गया है कि यह जलमार्ग नीदरलैंड में रोटर जो आपका डम से स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकाया योग्य है। ठीक है, तो ये कुछ बातें बता रखी हैं राइन नदी जलमार्ग के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको याद करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं पाइपलाइन परिवहन के बारे में। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन जो है उसके बारे में। पाइपलाइन परिवहन आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग पाइपलाइन परिवहन का सहारा लेते हैं। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मान लीजिए गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसकी खासियत आपको बतानी है। पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष आपको बताने, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बताने आपको। तो देखिए, पाइपलाइन परिवहन ने तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम एवं गैस के परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अगर मान लीजिए आपको पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो पाइप यूज करते हैं, पाइपलाइन का परिवहन यूज करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली होता वो पाइप है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन। जैसे होता सड़क है, उसको हम लोग बोलते हैं सड़क परिवहन। पानी के जरिए अगर जा रहे होते हैं तो होता तो पानी है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जल परिवहन। होता हवा है, ठीक है, वायु होता है। अगर उसके ऊपर से हम लोग प्लेन उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, वायु परिवहन। ठीक है, तो इसीलिए जो पाइप होता है, पाइप के जरिए अगर एक चीज को भेजते हैं या वहां से लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो उसके जरिए हम लोग पानी को भी भेज सकते हैं या ले सकते हैं कहीं किसी स्थान से। पेट्रोलियम वाली चीजें जो है उनको, तेल वगैरह को भेजना या ले सकते हैं। गैस वगैरह आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, भारत भी दूसरे देशों से गैस पाइपलाइन परिवहन से लेता है आज के टाइम पे। ठीक है, इन सब चीज़ों में योगदान बहुत रहता है पाइपलाइन परिवहन का। ठीक है, तो पहले हम लोग पाइपलाइन परिवहन जो है उसकी खासियत देख लेते हैं कि पाइपलाइन परिवहन की खासियत क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, पाइपलाइन को कठिन, उबड़ खाबड़
भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। समुद्र के नीचे भी पाइपलाइन बिछी हुई है, आपको पता है, ठीक है। ऐसी जगहों पे भी जो है पाइपलाइन परिवहन जो है संभव है। तो एक ये खासियत है आपका पाइपलाइन परिवहन का। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इनके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए, इनको एक बार बिछा दीजिए, मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, इसका नाम मात्र का मेंटेनेंस रहता है। बिछाइए और एकदम यूज करते रहिए। उसके बाद है, यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र और सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। पाइपलाइन परिवहन अगर आप करते हैं तो देखिए, इससे पर्यावरण को तो कुछ खास नुकसान है नहीं। उसके बाद बताया गया है कि गैस उसको अगर भेजना है, जल वगैरह लेना है किसी जगह से, तो ये बहुत तीव्र होता है, बहुत फास्टली आप ले सकते हैं और दे सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसमी संबंधित दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। मौसम चाहे गर्म है, ठंडा है, ऊपर से बारिश हो रही है, बर्फ गिर रहा है, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं आपका। उसके और बाद बोला गया है कि इसमें ईंधन की भी बचत होती है। जाहिर सी बात है भाई, ईंधन की बचत होगी, फ्यूल बचेगा। उसके बाद बोला गया है कि परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है। जो भी चीज़ है उसको हम लोग निरंतर प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है। उसके बाद देखिए, आप इसकी खासियत लिख लेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें लिखने से थोड़ा दिक्कत आएगा आपको, इसलिए इसके दोष भी देख लीजिए, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको हम लोग कॉन्स बोलते हैं वो भी समझ लीजिए, नकारात्मक चीज़ें। तो पाइपलाइन परिवहन के दोष जो कि निम्नलिखित है। पहला, एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक बार ही अगर आप पाइपलाइन परिवहन में पाइपलाइन बिछा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है। तो एक इसकी कमी है। दूसरा है आपका, पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि भाई अगर गैस मैं भेज रहा हूँ, एक देश से दूसरे देश तक गैस जा रहा है एक पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है, पाइप के माध्यम से, भाई गैस कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। मैं भेज रहा हूँ तो 1 लीटर और वहां जाकर के वो आधा लीटर हो जा रहा है, तो भाई आधा लीटर कहाँ गया गैस, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद बोला गया है कि कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना कठिन होता है। कहीं अगर मान लीजिए पाइपलाइन फट गया भाई, तो उसकी मरम्मत करने में काफ़ी दिक्कत आ जाता है। कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं ना जहाँ पर इनकी सुरक्षा करना बहुत दिक्कत वाला होता है। जैसे अफ्रीका में है ना, क्या गरीब देश है भाई, तो क्या करते हैं, मान लीजिए उधर से पाइपलाइन बिछाया, लोहे का पाइपलाइन है, गैस जा रहा है उसके अंदर से, वो सोचेंगे यार इसके अंदर से क्या जा रहा है क्या नहीं, क्या करते हैं कि पाइप तोड़ लेते हैं, उसको बेच देंगे कबाड़ी की दुकान पे, पैसा आ जाए। मजाक कर रहा हूँ। तो कई ऐसे इलाके होते हैं जो कि आतंकवादी क्षेत्र होते हैं, हमारा नक्सलवादी क्षेत्र होते हैं, वहां से पाइपलाइन अगर आप बिछा करके कोई चीज़ लेते देते हैं तो क्या है, उससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत? इसलिए क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा करना बड़ा मुश्किल है उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन तैयार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संसार के बड़े पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम लिखिए, इसकी किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, एक पार साइबेरियन है, ये जब बड़ा है ना, ये इसका नाम है पार साइबेरियन रेल मार्ग। एक है आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक है। तो मैं पार साइबेरियन आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, पार कैनेडियन भी देख के जाइएगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया हुआ है और कई बार पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार पूछता है, प्री बोर्ड में भी बहुत बार आया है। तो क्वेश्चन है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग की आपको विशेषता बतानी है। ये संसार के सबसे बड़े या कह लीजिए सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का आपको नाम लिखना है और इसकी इन्हीं 4 विशेषताएं, 4 खासियत को बताना है। तो ये जो रेल मार्ग है पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि यह 9322 किलोमीटर लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत एशिया का जो है सो कि महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये जो रेल मार्ग है हमारा, ये बहुत लंबा है, ठीक है, 9322 किलोमीटर लंबा है, दोहरे पथ का है, यानी कि 2 इसमें रास्ते हैं, ठीक है ना। और ये बिजली से चलता है, बिजली से युक्त है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीफाइड जिसको आप कहते हैं, और एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ये। उसके बाद बोला गया है कि यह एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोप बाजारों से जोड़ता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और
येनिसी नदियों से गुजरता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताया है आपका इसकी विशेषताओं के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि संसार के सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम बताइए, तो आप बोल देंगे पार साइबेरियन। एक पार कैनेडियन भी है, उसके मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक बारी सपोर्टिंग मटेरियल में देख के जाइएगा, नहीं तो बुक में एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था बच्चों आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे आने वाले हमारे नए चैनल पे मतलब हमारे चैनल पे जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। हाँ बच्चों, अगर आपने पहला बुक का देखा है तो आपको दूसरा बुक का भी देखना जरूरी बनता है, क्योंकि आपके पेपर में दोनों बुक आएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरे वाले बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो बस बच्चों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।